नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक और नई इकाई की बात करने वाले हैं, जिसका नाम आपके सामने है महाकवि कालिदास। जी हाँ मित्रों, आज हम कालिदास के जीवन के परिचय से अवगत होने वाले हैं। देखिए, कालिदास वैसे तो संस्कृत के महाकवि है, महाकवि यानी कि महान कवि, संस्कृत के महान कवि हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं, उनकी योग्यताएं इतनी विशाल है कि वैश्विक फलक पर इनके नाटकों की चर्चा, इनके नाटकों को रंगमंच पर दिखाने का कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है। तो ऐसे विश्व विभूति महान कवि कालिदास के जीवन की घटनाओं को अगर हम देखने जाएं तो बड़ी ही रोचक यानी कि रोमांचकारी है, हास्यास्पद और ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरणादायी भी है हम सबके लिए। इनके जीवनी के रचयिता हैं नरपत बारहट हडवेचा उनका उपनाम है। उनकी एक कृति है महापुरुषों की जीवनियां। इनमें भारत के जितने भी महापुरुष हो गए उनकी जीवनियों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। उनमें से एक जीवनी हमारे सामने प्रस्तुत है, महाकवि कालिदास। अब राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता, देखिए नरपत बारहट हडवेचा है, वह राजस्थानी संस्कृति के शोधक माने जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारी राजस्थानी संस्कृति क्या है उसकी पहचान पूरे भारत को करवाई है। एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। इनके विशेष रुचि लेखन में थी। अब वे संस्कृति के प्रवाह और प्रवाहों को समझने में यत्नशील थे। संस्कृति के प्रवाह, प्राचीन से अर्वाचीन संस्कृति का जो प्रवाह है, उन प्रवाहों को प्रयत्नशील पूर्वक समझने में वह अपना जीवन बिताते हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। इस पुस्तक के बारे में हमने आगे देखा, उसमें 60 अलग अलग क्षेत्र के महापुरुषों की जीवनियां संकलित की गई है। और यह महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं के आधार पर यहाँ जीवनी का परिचय या विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी को भी मूर्ख बुद्धू समझने की भूल करनी चाहिए नहीं, क्योंकि मौका मिलने पर वह अपनी योग्यता क्षमता हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। मौका मिलने पर वह अवश्य अपनी योग्यता पुरवार कर सकता है। तो किसी को भी कम आंकना चाहिए नहीं। तो इस जीवनी से हम इस प्रकार की बातें सीखने को मिलती है। तो आइए चलिए अब हम जीवनी को देखने का प्रयत्न करें। कालिदास को मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय के बारे में कुछ नहीं लिखा है। देखिए, ये उस समय की बात है जब कवि अपने बारे में समाज में कुछ नहीं कहते थे। ये मेरी कृति है, ये मैंने लिखी है, ये मेरा काम है। मेरा काम जहां आता है वहां स्वार्थ वृत्ति आ जाती है। ये निस्वार्थ भाव से लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम करते थे, इसलिए अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखा। हर्ष चरित्र के शुरू में एक कवि बाण ने, हर्ष चरित्र कवि बाण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है, उसमें कालिदास का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। बाण भट्ट ने अपनी कृति में कालिदास भूतकाल में हो गए हैं ऐसे कवि का जिक्र किया था। इस छोटे से नाम के कारण हमें इस बात का पता चलता है कि कवि बाण भट्ट से पहले कालिदास हो चुके हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक यानी कि जिसके वे आश्रयदाता थे के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। विक्रम, अब ये विक्रम कौन है, ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरा पता चला नहीं है।
फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं में नायक बनाया गया है। राजा विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों का समकालीन कवि मानकर अनेक कथाओं में इस प्रकार का नायक बनाकर कालिदास को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथा में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अलग अलग लोक कथाओं की बात करें जो प्रचलित है, लोक वायिकाएं, लोक कथाएं, कविताओं में उनकी विद्वता, उनका ज्ञान और उनके जीवन में हुए चमत्कारिक प्रसंगों की घटनाएं हमें सुनने वाले लोगों के मुख से इनके नामों का जिक्र हमें मिलता है। और जन्म और परिचय की बात करें, कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन ईस्वी सन 445 माना है। देखिए अंदाजित है, पूर्णतः यही होगा हम ये कह सकते नहीं, क्योंकि विद्वानों का मतांतर है, मतभेद है। तो 365 से लेकर 445 तक माना गया है उनका जन्म, उनका जो समय काल है वह। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक तरीके से आज भी किसी को पता चला नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान हमारा उज्जैन, महाकाल का उज्जैन माना गया है। क्योंकि अब क्यों माना है ऐसा? क्योंकि उनके मेघदूत उनका कविता संग्रह काव्य है, काव्य में कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है, विशेष दर्शनीय कहा है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी वहीं से जाने के लिए बादल को अनुरोध किया है। देखिए विशेष स्थान है, और ऐसा विशेष स्थान जिसे अपने नायक को लंबा रास्ता पड़ने पर भी उज्जैनी होकर अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए कहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो उज्जैनी ही शायद उनका जन्म स्थान हो सकता है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। जिस समय की बात कालिदास कर रहे थे उस समय राजा विक्रमादित्य का समय भी उस समय था, राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, उनके जीवन काल में प्रजा सुखी थी, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। और साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी, श्रेष्ठ स्थान पर थी। उनके राज्य में साहित्य, कला, सभी प्रकार के उच्चतम गुण वाले, कक्षा वाली सारी कलाएं श्रेष्ठ मानी जाती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत शुरू किया था, चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। देखिए अपने राज्य में सोने के सिक्के चलवाए थे, तो सोचिए कि कितना समृद्ध राज्य होगा वहां, जहां न चोरी का डर, ना किसी और किसी चीज का भय, सुख शांति से, समूह भावना से वहां लोग रहते थे। और कितना वैभव देश में था, यह इस बात से पता चलता है कि राजा ने समय समय पर सोने के सिक्के चलवाए थे। जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई भारत में उस समय, यानी कि राजा विक्रमादित्य का समय जब था, उस समय भारत में संस्कृत साहित्य की बात करें या कला की बात करें तो जितनी उनके समय काल में हुई उतनी प्रगति अन्य किसी काल में हुई नहीं। ये विशेष बात हमारे लिए है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए राजा विक्रमादित्य हमारे लिए श्रेष्ठ साबित होते हैं। और राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन एक समय पर ऐसा आया कि धीरे धीरे वहां अब कम हो गई है। तो संस्कृत भाषा की उन्नति सबसे अधिक अगर किसी राज्य में हुई हो, राजा के काल में हुई हो, तो वहां रहे राजा विक्रमादित्य के काल में। और संस्कृत भाषा को श्रेष्ठ भाषा और पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है हमारे महाकवि कालिदास को जाता है। उनके जीवन के बारे में कुछ बात, अपने पूर्व जीवन में बुद्धू, मूर्ख, जानने वाले मूर्ख कालिदास वे राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। देखिए अपने पूर्व जीवन में बुद्धू, मूर्ख, नासमझ ऐसे माने जाते थे, और अपने उत्तर जीवन में वह विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में
सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जिसे नवरत्न कहा गया है। नवरत्न, कालिदास के अलावा 8 और, यानी कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जो अपनी अपनी कला में श्रेष्ठ थे, किसी से पीछे नहीं थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वह युवावस्था तक निरक्षर थे। युवावस्था तक वह निरक्षर थे, अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वह काट रहे थे। देखिए यहां पर कितना मूर्ख होगा वह युवक। ये कथा में ऐसा कहा गया है। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने, इसकी एक बड़ी ही विचित्र और रोचक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो आइए मिलते हैं उनके जीवन के युवावस्था काल में कि किस प्रकार की घटनाएं हुई, क्यों ऐसा हुआ, और उसके बाद उनके जीवन में बदलाव क्यों आया, किसकी वजह से आया। तो आइए उनके जीवन की रोमांचकारी कथा को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा नाम था। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। स्वाभाविक है, राजकुमारी है, रूपवान है, गुणवान है, तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अच्छे राजकुमार से या अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह करना स्वाभाविक है। उसे उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। सभी को राजकुमारी से विवाह करना था। अब विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था, अभिमान था। अब अभिमानी नहीं है, राजकुमारी है, रूप, गुण, ज्ञान सब कुछ है, तो स्वाभाविक है अभिमानी होना स्वाभाविक है, लाजमी भी है। अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा करके रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, शास्त्रों के अर्थपूर्ण वाद विवाद में हराएगा, वह उससे विवाह करेगी। देखिए कठिन शर्त है, स्त्री से शास्त्रार्थ करने की बात यहां कही गई। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के लोगों में पहुंची, राज्यों में पहुंची, देशों में पहुंची, तो दूर दूर से राजकुमार, विद्वान, महान तज्ञ लोग आने लगे। अब तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान हो या पंडित, कोई भी विद्योत्तमा के सामने टिक पाया नहीं। बड़ी ग्लानि, दुख का अनुभव हो रहा था सबको कि हम एक स्त्री से हार गए। बहुत दुख का अनुभव हुआ। उन्होंने बदला लेने का उपाय सोच लिया था कि अब हमें बदला लेना है। पंडितों और विद्वानों ने बदला लेने की ठान ली है कि हम स्त्री से हार गए। अब इस प्रकार से विद्वानों पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, किसी ऐसे मूर्ख से विवाह करवा दिया जाए ताकि राजकुमारी को अपने ज्ञान का घमंड है वह हम उतार सके और अपने अपमान का बदला ले सके। अतः अब एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। पूरे राज्य भर में देखा, संयोग से एक दिन उन्हें एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। कैसा युवक मूर्ख कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। अब सोचिए कि मूर्ख क्यों है, क्योंकि जिस डाली पर बैठा है अगर उसी को मूल से काटेगा तो क्या होगा, डाली नीचे गिरेगी, तो वह स्वयं भी क्या होगा, नीचे गिर सकता है। तो इससे महान मूर्ख कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। युवक मिल गया था, वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों और विद्वानों ने, उनको लगा कि उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो सकता नहीं है, इसलिए उन्हें पेड़ से नीचे उतारा, समझाया कि भाई तुम्हें एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह करोगे तो कौन मना करेगा, कोई नहीं। राजी कर लिया मूर्ख युवक को। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को कहा कि बात अच्छी तरह से समझा दी कि वह कुछ नहीं बोलेगा, गूंगा यानी कि मौन व्रत धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा विवाह सुंदर राजकुमारी से हुआ। अब युवक को यह शर्त मानने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे नए धुले कपड़े पहन लिए और पंडित उन्हें विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब चलिए शास्त्रार्थ में चलते हैं, क्या होगा।
राजकुमारी विद्युत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन इन दिनों उनका मौन व्रत चल रहा है, इसके कारण ये संकेत के माध्यम से शास्त्रार्थ करेंगे। देखिए, सामने अभिमानिनी राजकुमारी है, वह इस बात का मर्म न समझ सके कि मौन रहकर वह किस प्रकार शास्त्रार्थ किया जाएगा, दाल में कुछ काला है, ये बात समझ पाई नहीं। विद्युत्तमा पंडित की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको अभिमान था, अभी तक जितने भी आए थे सबको शास्त्रार्थ में विद्युत्तमा ने हरा दिया था, इसलिए अभिमान था कि मैं इन्हें भी हरा दूंगी और तो अलग मुकाम हासिल होगा कि मैंने मौन शास्त्रार्थ में भी सामने वाले पंडित को हरा दिया था। अब चलिए तैयार हो जाए शास्त्रार्थ के लिए। विद्युत्तमा ने बात स्वीकार कर ली। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। सामने वाले युवक यानी कि कालिदास जो गुरुजी के भेष में गया था, एक उंगली दिखाई जिसका मतलब क्या था, ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो उसने दो दिखाई। क्यों? क्योंकि तू अगर मेरी एक आंख फोड़ देगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। बोलना कुछ नहीं था। और इस दो उंगलियों का मतलब कौन समझाएंगे? जो विद्वान और पंडित है वे समझाएंगे। पंडितों ने संकेत का अर्थ विद्युत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन ये जीव है, ये उसका दूसरा तत्व है। यानी कि ईश्वर एक है तो ईश्वर और जीव ये दो तत्व है। तो प्रथम प्रश्न में ही विद्युत्तमा हार जाती है। अब इस बार राजकुमारी विद्युत्तमा ने 5 उंगली दिखाई, जिसका मतलब क्या था कि 5 तत्व, पंच तत्वों की बात है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। उस मूर्ख ने समझा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो मूर्ख युवक ने मुक्का दिखाया, अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। देखिए विचार क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, दोनों में मतांतर है, मतभेद है। विद्युत्तमा को क्या बताया गया होगा? देखिए कि उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने जो 5 उंगलियां दिखाई कि 5 तत्व अलग अलग हैं। आपका कहने का मतलब क्या था? ये 5 तत्व है, लेकिन कैसे हैं? अलग अलग। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व अलग अलग नहीं है, एक ही है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ के माध्यम से विद्युत्तमा हार जाती है और मूर्ख युवक जीत जाता है और दोनों का विवाह कर दिया जाता है। एक दिन की बात है, कालिदास अपने कमरे में बैठे थे। अचानक बाहर ऊंट की आवाज आई, तो वह मूर्ख युवक खिड़की के बाहर झांककर देखता है और अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक अचानक बोल उठता है, उट्र उट्र। शब्द देखिए, 2 ही शब्द बोला मूर्ख युवक। कौन सा? तो के उट्र उट्र। बस मौन व्रत टूटा, शब्द निकला। जैसे ही ये शब्द विद्युत्तमा के कानों में पहुंचे तो क्या हुआ होगा? क्या है संस्कृत में ऊंट को उट्र कहा जाता है? नहीं। उसको बोलते ही सुनकर विद्युत्तमा चौंक उठी। उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। उष्ट्र शब्द है, उष्ट्र, उट्र नहीं है। विद्युत्तमा जान गई कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। छल भरी बातों का अर्थ उसकी समझ में आ गया था। विद्युत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। अब कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। अब कालिदास ने कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान मिला। कालिदास, कालिका दास,
मां काली का वरदान मिला। अब इसीलिए कालिका दास होने के कारण उसका नाम कालिदास पड़ गया था। शीघ्र ही कालिदास की सारी विधाओं में, यानी कि अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग विषयों में सीखकर प्रवीण हो गया था। राजनीति हो, धर्म हो, साहित्य हो, या सभी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे, लेकिन द्वार तब भी बंद थे। देखिए, कालिदास मूर्ख था, लेकिन अपनी पत्नी की डांट की वजह से, घर से बाहर निकाल देने की वजह से उसे लगा कि अब मुझे भी ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान की मां काली की उपासना की, सभी विधाओं में प्रवीणता हासिल कर ली, उसके बाद वापस आए, लेकिन द्वार तब भी बंद था। अब तो क्या विद्युत्तमा ऐसे ही कालिदास का स्वीकार कर लेगी या कोई परीक्षा लेगी? आइए देखते हैं। अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वहां फिर से विद्युत्तमा के पास लौटे, द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्तमा से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देहि, बंद दरवाजे खोलो देवी, हम आ गए हैं। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्युत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, वाणी में कुछ विशेषता है, कुछ ज्ञान प्राप्ति की है, या ऐसे ही वापस आ गए? अस्ति कश्चिद वाग विशेष, 3 शब्द और वहीं के वहीं 3 कविताओं की रचना तत्काल कालिदास ने सुना दी। अस्ति शब्द से कुमार संभवम की कथा सुनाई, कश्चिद शब्द से मेघदूतम की कविता सुनाई, और वाग विशेष के आधार पर रघुवंश की कथा सुनाई। देखिए, उनकी महानता देखिए। विद्युत्तमा के 3 शब्द और उन्हीं 3 शब्दों के आधार पर 3 अलग अलग कविताओं की रचना तत्काल कर डाली। इसके बाद क्या होता है? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्तमा को सुनाई। अब विद्युत्तमा को जब लगा, उनके पंडित होने का विश्वास हो गया, तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को और क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा और किसी साहित्यकार ने किया नहीं है। इतना अच्छा अनुभव था उनके पास। और प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनके जैसी उपमाएं और कोई भी कवि, वैश्विक कवियों की बात करते हैं, यहाँ विश्व में इतनी प्रसिद्ध है कि उनकी जैसी उपमाएं, उदाहरण और कोई कवि कर सका नहीं। इतनी अच्छी उपमाएं थी, उसका कोई जोड़ नहीं था। चरित्र चित्रण भी कालिदास की तुलना में कोई नहीं कर सकता था। इतना अच्छा कैरेक्टराइजेशन करते थे वे अपने पात्रों के अंदर, उनके भाव, उनके विचार, सभी प्रकार की वर्णन उनके पात्रों की विशेषता रही है। हर बात बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही जताना चाहते कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कालिदास के हर एक नाटक में, हर एक कविता में यही एक बात उभर कर सामने आती है कि राजा है वह प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता होता है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, नारी का स्थान क्या था, इस बात का पता भी कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये हमारे महान कवि कालिदास थे, जिनकी रचनाओं की ये विशेषताएं रही है। अब उनकी कालिदास की रचनाएं प्रमुख 6 हैं। उसमें से सबसे प्रथम है ऋतुसंहारम। उनके बारे में कुछ पढ़े तो महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहारम। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया गया है। ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुसंहार यानी कि प्राकृतिक चीजों का वर्णन, प्रकृति का नक्शिक वर्णन जितना इस ग्रंथ में है, उतना प्रकृति का बारीकी से सूक्ष्म वर्णन, विवरण अन्य किसी उनके ग्रंथ में नहीं है। क्योंकि एक ही ग्रंथ काफी है प्रकृति वर्णन के लिए। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात प्रकृति की इस ऋतुसंहारम में बताई गई है। तो इनका ये विशेष
प्राकृतिक वर्णन वाला यह प्रथम ग्रंथ है। दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक हैं और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। प्रणय कथाओं का लेखन इन्होंने ज्यादा किया है और नाटकों का लेखन ज्यादा किया है। मालविकाग्निमित्र में क्या है, नाटक है। दूसरी विशेषता 5 अंक है और इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका दोनों की प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय। विक्रम और राजा उर्वशी की बात कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें भी 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। उर्वशी यानी कि जो स्वर्ग की अप्सरा है, प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। इसमें भी बड़ी सुंदरता से अपना परिचय, कवि का परिचय इसमें आपको देखने को मिलेगा। उनकी वर्णन कला का परिचय आपको उनको देखने को मिलेगा। तीसरा उनके बाद कुमार संभवम का काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभवम, कुमार की संभावना क्या है? कुमार यानी कि कुमार कार्तिकेय की कथा है, यानी कि भगवान शंकर और शिव पार्वती के विवाह के बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार होता है और उसके बाद उसका जन्म का कारण क्या था, तो तारकासुर का वध करना। तो तारकासुर के वध तक की कथा इस कुमार संभवम में दी गई है। तो उनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में अब हम जान रहे हैं। उसके बाद मेघदूत, मेघ यानी कि बादल, बारिश के बादलों को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा से, यानी कि मेघदूत एक नायक है, मेघदूत को अपना मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी नायिका को एक संदेश भेजता है। 5वां ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। कुबेर नगरी अलकापुरी, आपको याद रखना है कि कुबेर की जो नगरी है उसे अलकापुरी बताया गया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को, यक्ष यानी कि देवताओं की एक प्रजाति, अपनी विरहणी दुखी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं। मेघदूत के प्रथम भाग में क्या है, तो कि मेरी नायिका कैसी है, मेरी विरहणी प्रियतमा कैसी है, क्योंकि वहां तो हजारों लड़कियां होगी, प्रेमिकाएं होगी, उनमें से मेरी प्रियतमा की विशेषता क्या है, नखशिख वर्णन, बारीक से बारीक वर्णन इस उत्तरार्ध में कहा गया है। इसके बाद अपना संदेश दिया है और इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। देखिए, ये मेघदूत के जाने का रास्ता है कि कहां से कहां जाना है, उसको पूरा नक्शा दिया गया है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक का वर्णन है, जिसमें इसी में कहा गया है कि उज्जैन नगरी खास जाना, रास्ता लंबा हो लेकिन फिर भी वहां से जरूर जाना। उसके बाद अलकापुरी तक जाने की बात यहां कही गई है और संदेश, उसके बाद विरहणी प्रियतमा का जो संदेश देना है वो उसके पूर्वार्ध में कथा कही गई है और भारत के भूगोल की अच्छी जानकारी इसमें मिलती है। यानी कि कालिदास एक भौगोलिक, कालिदास ने छोटी से छोटी बात भी भूगोल के माध्यम से इसमें दृष्टिपात किया है। और आगे बढ़े तो रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहा तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला यह वंश सूर्यवंश था, यानी कि सूर्य से उत्पन्न होने वाला रंग, कहा मोटी बुद्धि वाला, यानी कि अपार बुद्धि वाला, अपार ज्ञान वाला वंश। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव, यानी कि मेरा जो प्रयत्न है वह छोटा सा है, सूक्ष्म है और इस अपार समुद्री को लांघ नहीं सकता। मैं इस कथा को कहने जा रहा हूं, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन ये मेरा विनम्र छोटा सा प्रयास है कि मैं इस कथा को कह रहा हूं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके भी उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। सूर्यवंश के दिलीप सबसे प्रथम राजा से लेकर राम के पुत्र कुश और उनके भी और उत्तराधिकारी तक की कथा इस रघुवंश में दी गई है। तो ये उनके रघुवंश की बात कही गई। अब महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर कोई है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इसमें इस तरह के महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। इसी एक ग्रंथ की वजह से पूरे विश्व भर में कालिदास आज अमर है।
वैसे इनके सभी ग्रंथों में इनकी विशेषताएं हमें देखती है, लेकिन पूरे विश्व में अगर कोई एक ग्रंथ की बात करे तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है पूरे विश्व भर में ख्यात नाम है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सब कुछ होता है। छोटी से छोटी बात का जिक्र उनकी साहित्य में मिलेगा आपको। एक भी ऐसा पहलू नहीं होगा जो उस समाज की हमें झांकी नहीं कराएगा, उस समय की समाज की झांकी नहीं कराएगा। इतने महान कवि थे हमारे कालिदास, इसीलिए आज वे संस्कृत में अमर है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से। अब आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है, और यह स्वाध्याय आपको अभी हमने जो समझा है पाठ्य पुस्तक आधारित है, तो आपको अपने हिसाब से ये एफबी में लिखना है।